This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार उनका उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बागवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हम लोग उन सभी का स्वागत करते हैं जो अभी वीडियो के माध्यम से अभी जुड़ेंगे, और वो लोग भी जो वीडियो को देखेंगे उन सभी का हम स्वागत करते हैं। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित हुई। खेमका सर का एक सपना है और उनके एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों, पास पड़ोस को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 में नमस्कार।
सेमेस्टर 2 में चरक 3 है। चरक 3 में नर्वस सिस्टम के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। चरक और इसके साथ साथ सेमेस्टर 3 में बीएचबी में नर्वस सिस्टम है। हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम को जानना जरूरी होगा, स्पाइनल कॉर्ड को जानना जरूरी होगा, तब उसके बाद हम उपचार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो चरक 3 को जानने के पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग जो है उसको, जो सेमेस्टर 2 का पार्ट है उसको हम लोग अलग कर देंगे, और सेमेस्टर 2 में जो हमारा प्रोटोकॉल का पार्ट है उसको हम लोग टेक ओवर कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग दोनों की क्लास को, ये क्लास 3 मतलब सेमेस्टर 3 के लिए उपयोगी है और सेमेस्टर 2 के लिए भी उपयोगी है। अन्य के लिए भी, जैसे सेमेस्टर 4 के लिए उपयोगी है, सेमेस्टर 1 के लिए भी इसलिए उपयोगी इस अर्थ में है कि जब ट्रीटमेंट कभी करेंगे वो, तो स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट इसी सिस्टम से समझ में आएगा। तो हम लोग सीधे जो है, आप लोगों के पास किताबें हैं डॉक्टर कोमल? बीएचबी वाली किताब आपके पास है? जी सर, बीएचबी वाली तो है मेरे पास। तो हाँ, उसको देख लीजिए। जयश्री जी दोनों किताबें दे सकती हैं आप चरक 3 भी, और उसके साथ साथ आप जो है बीएचबी में सेमेस्टर 3 का है चैप्टर 11, आप उसको नर्वस सिस्टम से देखिएगा, क्योंकि चीजें वही मिलेंगी, हम अपने ढंग से उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके समझ करके, ताकि आपको लगे कि आसान हुआ है, विषय को आसान करना। अभी हुआ तो था नहीं। इसमें आ रहा है, शेयर हो रहा है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम
शरीर का कंट्रोलर सिस्टम। हम लोग कई बार बता चुके हैं इस बात को कि अगर बॉडी के 3 सिस्टम की मुख्य रूप से चर्चा की जाए तो एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमको रक्त बनाता है, तो एक रक्त बनाने वाला हुआ। तो रक्त बनाने वाले मशीनरी सारे मुंह से लेकर के, जैसे माउथ से शुरू करेंगे तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, एलआई, एसआई, उसी में आप स्प्लीन जोड़ लीजिए, उसी में पैंक्रियाज जोड़ लीजिए, उसी में आप गॉल ब्लैडर जोड़ लीजिए, और अल्टीमेटली एलआई के माध्यम से वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। करता क्या है? बनाता है ब्लड। ब्लड क्यों बनाता है? ब्लड की आवश्यकता है हमको सबको। क्यों? क्योंकि वही रक्त जो है, आपको जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं लंग्स के माध्यम से, वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना है, और माइटोकॉन्ड्रिया में उससे ऊर्जा बननी है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये मिल करके जो दोनों मिल करके ऊर्जा बनाएंगे, कुछ जल बनाएंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इस ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करेंगे अपने खेलने कूदने, दौड़ने भागने, जो भी काम एक्टिविटी है शरीर की, उनके लिए करते हैं। तो इसका ये काम हुआ। अब ये हुआ कि रक्त, मान लीजिए रक्त हमने बना दिया, इस रक्त को बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? तो उसके लिए एक आया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वो ट्रांसपोर्टर की भूमिका अदा कर रहा है। और उसने कहा क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया तो हमारे शरीर के जो सेल हैं वही हमारे ग्राहक हैं, उन्हीं को चाहिए, सेल को चाहिए ना ये ऊर्जा, या ये हमारा ब्लड, सबको चाहिए। पौष्टिक में इसमें पुष्टि वाले पदार्थ भी जा रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट जा रहे हैं, इसी में ऑक्सीजन जा रही है। तो यानी जो हमारे सेल है वो ग्राहक है। तो इस ग्राहकों तक कोई प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए तरीका हमारे पास क्या है? समाज में तरीका क्या है? हम कोई रिक्शा ढूंढते हैं, हम कोई ट्रॉला ढूंढते हैं, हम कोई ट्रक ढूंढते हैं, यानी हम एक ट्रांसपोर्टर को ढूंढते हैं कि जो हमारे इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो ऐसा ही हमारा ट्रांसपोर्टर एक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट ने कहा हमारे पास सब व्यवस्था है, उसने कहा हमारे पास ट्रक है। ट्रक क्या है? उनके पास आर्टरीज हैं, उसके पास व्हील्स हैं। इनके माध्यम से उन्होंने कहा कि हम आपका सामान यानी रक्त इसको भिजवा देंगे सेल तक, वहां कोशों तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। फिर अगर कोई उनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो उसको हम ले आएंगे और हम वापस फिर अपने सिस्टम में डाल के उसको ठीक कर देंगे। तो ये हो गया, 2 चीजें बन गई। अब ये हुआ कि मान लीजिए आपको सब कुछ हो गया, हमने भेज भी दिया, लेकिन जब दुकान पर हमको जाते हैं कोई सामान भेजने के लिए, तो किसी की, जब हम मान लीजिए हम ब्रेड का सप्लाई कर रहे हैं, तो एक दुकान में गए और हमने एक 10 ब्रेड लेके गए, तो उसने कहा नहीं हमको तो 12 ब्रेड चाहिए आज। दूसरे दुकान के पास गए, उसने कहा हम 10 लाए हैं लेकिन हमको तो 4 ही चाहिए आज, हमारी सप्लाई बहुत कम है, हमें जरूरत ही नहीं है। तो यानी ये तय कौन करे कि किसको कितना ब्लड चाहिए या कितना सामान चाहिए, इस तय करने के लिए देयर आर 2 systems, one is known as nervous system and second का नाम आप लोग बताइए। सेकंड कंट्रोलर कौन है? डॉक्टर कोमल, अब तो आप थोड़ा बहुत पढ़ रही, जान रही हैं। जयश्री, कोई बोलिए, प्रयास तो करिए। ये बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि कई बार बता चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं। देयर आर 2 systems which control। हेलो जी सर, आपने बोला क्या कुछ? हाँ, देयर आर
जब हमने बताया कि हम ब्लड को पहुंचा रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हुआ, अब इनको कितना चाहिए ये प्रोडक्ट बताना है कि ये प्रोडक्ट कितना चाहिए उनको, ये ब्लड कितना चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए। देयर आर 2 कंट्रोलर सिस्टम, अच्छा, उनका नाम चाहिए। सर एक तो ब्रेन और एक नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो, और हाँ, हमारा ठीक। ब्रेन के अंदर जो हमारा system वो तो होगा। एक ही है, नर्वस सिस्टम एक ही है। हाँ जी। चलिए, एनीवे इसी में लिखा हुआ है, सामने आपने पढ़ा नहीं। एंडोक्राइन सिस्टम, हाँ, इसी में लिखा हुआ, वही दिखा ना। हमेशा कंट्रोलर सिस्टम के 2 ही हैं, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों अलग अलग हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अलग फंक्शन करता है, नर्वस सिस्टम अलग फंक्शन करता है, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, बस इतना है। तो ठीक है, तो ये 2 सिस्टम कंट्रोलर हैं जो ये बताते हैं कि किसको कितनी जरूरत है। अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो आपको पाँव में अधिक जरूरत है, तो वो हार्ट बताएगा, वो नर्वस सिस्टम बता देगा हार्ट को कि हार्ट जो है हमको पैरों में अधिक सप्लाई चाहिए। सो रहे हैं तो उनको कम सप्लाई चाहिए, तो वो बता देगा नर्वस सिस्टम कि सो रहे हैं, इसमें सप्लाई बहुत कम चाहिए। यही सब चीज तय करके दोनों एंडोक्राइन सिस्टम, देयर आर 2 कंट्रोलर। ये समझ लीजिए कि आप जैसे आप किसी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं तो मैनेजर 2 हैं, 2 मैनेजर मिलकर के तय करते हैं। ठीक, तो अब उसी को हम लोग आगे चलिए। तो नर्वस सिस्टम शरीर के कंट्रोलर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम साथ मिलकर काम करेगा। और इस सिस्टम, नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, न्यूरॉन है। इसमें 3 चीजें होंगी, एक न्यूरॉन होगा, एक न्यूरोग्लिया सेल होंगे, इनको ग्लायल सेल भी कह सकते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स कह सकते हैं, ग्लायल सेल्स कह सकते हैं। इनके तमाम फंक्शन हैं, ये क्या है, डिफेंस का काम भी करेंगे, प्रोटेक्शन का काम भी करेंगे, और आपको कहीं भी कोई सुरक्षा देने का, और प्लस कोई किसी को मारने पीटने का काम भी इनका है, न्यूरोग्लिया सेल्स, तो इनको ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। और तीसरा क्या होगा, हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी सिस्टम बने हो, कोई भी सेल होगा, कोई भी होगा, एक कनेक्टिव टिश्यू जरूर होगा। ठीक, तो न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया सेल और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के सिस्टम बना हुआ है। अब इसको भागों में 2 भाग में करिए। ये नर्वस सिस्टम को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका नाम है सेंट्रल, क्या है नाम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में लाई करता है। अब देखिए कि शरीर में स्थिति सेंटर में लाई करता है, जो सेंटर में, जी ब्रेन और स्पाइन। हाँ, जो सेंटर में लाई करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और दूसरा क्या होगा, पेरीफेरी माने हाथ पैर, जो हाथों पैर, यानी पेरीफेरी माने दूर, पेरीफेरी माने परिधि वाले, सेंटर में लाई करे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दूर लाई करे परिधि में, पेरीफेरी में लाई करे, उसको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो बस 2 सरल तरीका जानने का है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में लाई करता है, एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, तो दोनों को अलग हो गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, ऊपर हुआ ब्रेन, नीचे हुआ स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर ब्रेन, नीचे स्पाइनल कॉर्ड, तो 2 से मिला हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हो गए, एक हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरीफेरी में लाई करती है वो है। तो सीएनएस को सुरक्षा देने के लिए क्रेनियम है, बोनी स्ट्रक्चर, सबको घेरे हुए कौन, बोनी स्ट्रक्चर। सीएनएस तो अंदर है लेकिन ब्रेन तो अंदर है, उसके लिए बोनी स्ट्रक्चर बाहर है, इसको क्रेनियम बोलेंगे, क्रेनियम। ठीक है, तो इसी के नाम से क्रेनियल कैविटी हो जाता है, क्योंकि पूरा शरीर कैविटी का है। कैसे कैविटी का है, अगर एक ड्रम आप रखें और ड्रम में आप दोनों 2 छेद कर दें, उसमें हाथ पैर बना दें, तो ड्रम बिल्कुल उसी तरह का है, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे
बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रम तक का है, हाथ पैर आपको इधर बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ कैविटी है, इसको क्रेनियम कैविटी है, क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। ये कैविटी है, उसमें भरा हुआ है सब चीजें, तो उसमें भरी हुई तो क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियम करता है, क्रेनियम माने हड्डी का ढांचा, कोई बोनी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन की सुरक्षा करेगा। उसी तरह अब नीचे भी तो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको सुरक्षा कौन करेगा? बोलिए, वर्टिब्रल कॉलम, उसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करता है वर्टिब्रल कॉलम, और ब्रेन की सुरक्षा करता है क्रेनियम ब्रेन की सुरक्षा करता है उसको। फिर अंदर 3 मेनिंजेस है, हर उसमें 3 मेनिंजेस है। तो वो मेनिंजेस माने वो भी एक कवरिंग है, 3 कवरिंग है, ब्रेन को कवर करती हैं, वही स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। ड्यूरा मैटर, अंदर सबसे पाया मैटर, और बीच वाले में आर्थ्राइड मैटर, और लास्ट वाले में बाहर की तरफ जो है ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर का अर्थ बिल्कुल उसी तरह है ड्यूरेबिलिटी से, जैसे ड्यूरेबिलिटी कहते हैं ना, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं है, तो ड्यूरा मैटर, वो मैटर जिस बना हुआ है वो ड्यूरेबिलिटी के लिए है, ताकि कठोर है। फंक्शन क्या है? कंप्यूटर आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा है कंप्यूटर देखा है ना डॉक्टर कोमल? कंप्यूटर नहीं, चलिए तो कोई नहीं, अच्छा, सबने देखा। तो सीपीयू का फंक्शन क्या है बोलिए? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू में कोई इंफॉर्मेशन आप डालते हैं उसमें, तो सीपीयू में जाता है। आपने लिखा 2, फिर आपने लिख दिया मान लीजिए +2 लिख दिया, तो इस सीपीयू के पास क्या है? एनालिसिस है, एनालिसिस करेगा, 2 + 2 4 कर देगा, और आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही काम है, यही फंक्शन है उसका है। यानी क्या हुआ कि सीपीयू में क्या हो, इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन एक मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन उसको मिली, और वो इंफॉर्मेशन पहुंची कहाँ? ब्रेन में, और ब्रेन उसको एनालिसिस करता है कि क्या हम करें, कोई घटना हुई तो बाहर ये हाथ पैर है, ये हाथ है, स्किन में हमारे सब जगह बैठे हुए हैं, इनको साधारण भाषा में समझे द्वारपाल, उनको रिसेप्टर आप कह सकते हैं, मतलब आप इसकी भाषा में रिसेप्टर कह सकते हैं, रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आई, यानी बाहरी जगत की कोई भी इंफॉर्मेशन जो आएगी वो आपके स्किन के माध्यम से जाएगी, स्किन के माध्यम से इंफॉर्मेशन जाएगी, और वो क्या करेगी? वो जा करके यहां से वो इंफॉर्मेशन जाएगी, और जाने के बाद वो अल्टीमेटली ब्रेन को बताया जाएगा कि आपको, मान लीजिए आपने देखा हाथी, तो आंखों के माध्यम, आंखों की स्किन है, वहां के माध्यम से चली गई सूचना दी है। आपको टच वाला है तो टच के माध्यम से चला गया, और वो जब प्राप्त करने की, तो कह रहे हैं ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों को मान सकते हैं जी, तो बंद हो गया, ठीक। तो अब वो इंफॉर्मेशन पहुंची, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो इंफॉर्मेशन पहुंची, और उन्होंने बताया ब्रेन को, तो ब्रेन फिर कोई उनमें कमांड ऑर्डर, ये एक तो सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी वाली हुई, इनको सेंसेस हुए ना, तो सेंसेस की बात करें तो सेंसरी इंफॉर्मेशन गई, और ब्रेन में जब गई तो ब्रेन ने उसको एनालिसिस करने के बाद जो भी ऑर्डर भेजना हुआ उसको कमांड ऑर्डर बोल देते हैं, मोटर कमांड बोल देते हैं। तो मोटर कमांड के माध्यम से फिर इंफॉर्मेशन जाती है, और वो क्या करती है? वो मसल्स को या किसी ऑर्गन को बताती है कि आपको ये आदेश मिला हुआ है। मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट में कोई मैसेज आया, और एक ने आपको हाथी आया, सामने दिख गया, जंगली हाथी है, तुरंत सेंसेस ने बताया कि एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर का है जो और नहीं मालूम, तो ब्रेन ने एनालिसिस किया और कहा ये पिक्चर तो किसी हाथी की पिक्चर है,
क्योंकि जो बचपन से आप लोग समझ रहे हैं, बताते चल रहे हैं कि ये हाथी है, ये कौवा है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये शेर है, ये कुत्ता है, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन बच्चा ग्रहण करता जा रहा है और अपने ब्रेन में उसको कैद करता जा रहा है, उसकी इमेज को, आंखें और के माध्यम से इमेज को कैच कर रहा है, और वो अपने आप एक, ये साइट, इसको कह सकते हैं कि वो एक फाइल बन रही है, इमेज की एक फाइल बन रही है कि ऐसा हाथी होता है, ऐसा घोड़ा होता है, ऐसा शेर होता है, ये सारी इमेज मिली। तो अब उसने देखा ब्रेन ने कि ये तो हाथी है और ये जंगली हाथी है, तो उन्होंने ब्रेन ने तुरंत कहा कि नहीं, आप वहां से भागिए। तो उसने ब्रेन ने आगे कमांड दिया कि आप वहां से भागिए, तो पैरों को ऑर्डर मिला कि आप भागिए। इस तरह के कमांड है। तो ब्रेन किसी भी वस्तु, जीव, दृश्य, घटना की तुलना अपने पास उपलब्ध फाइल से करता है। यानी इन्वायरमेंट से जो भी सेंसेस मिलते हैं उन्हें ब्रेन में एनालिसिस हेतु भेजा जाता है। और यहीं पे नोट चाहे कर लीजिए, ये जो इंफॉर्मेशन जाती है सेंसरी कमांड कहलाती है। सेंसरी कमांड नीचे से ऊपर जाती है, शरीर से ऊपर ब्रेन, सबसे टॉप में ब्रेन है ऊपर, तो शरीर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाती है। और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पर ये मिलेगा बाद में, जो इंफॉर्मेशन जाती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले भाग से जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के दो भाग हुए ना, एक एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर माने सामने का, और एक पोस्टीरियर पोर्शन। क्लियर, ये समझ रहे हैं ना, इंटीरियर पोस्टीरियर। डॉक्टर कोमल और जयश्री दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर समझ लिए। एंटीरियर माने सामने का, पोस्टीरियर माने पीछे का। तो एंटीरियर पोर्शन से इंफॉर्मेशन नहीं जाती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर से जाती है, और वो इंफॉर्मेशन ऊपर चली गई ब्रेन में। लेकिन जो कमांड आता है वो एंटीरियर से आता है। क्लियर। तो जब ब्रेन एनालिसिस में गई तो एनालिसिस पीछे से चली गई, वहां एनालिसिस हुई, ऑर्डर जो उसने दिया कि इस जीव, दृश्य, घटना, इनकी तुलना अपने पास उपलब्ध फाइल से करेगा। फाइल मीन वो इंफॉर्मेशन का जहां स्टोरेज है, उसके बारे में एनालिसिस करने के बाद कमांड देगा, और वो कमांड देने के बाद वो कमांड आएगा इंटीरियर पोर्शन से। और ये कमांड कहाँ जाएगा? ये कमांड जाएगा मसल्स को, स्किन को नहीं जाएगा, मसल्स को जाएगा, या किसी ऑर्गन को जाएगा। क्लियर। वो तो इंफॉर्मेशन गई स्किन से, लेकिन जो कमांड आया मसल्स, क्योंकि मसल क्या है? मसल में बोन है, मसल्स में टेंडन है, मसल्स में लिगामेंट्स है। तो इन कॉम्बिनेशन के साथ ही तो मूवमेंट की बात है ना। हाथ को हटाना है तो ये मसल्स का मूवमेंट है, ये मसल का मूवमेंट है, ये मसल का मूवमेंट है। तो जहां भी कहीं मसल की बात आएगी तो एक्शन तो मसल्स करेंगे। ठीक है। जो नर्व्स रिसेप्टर जो होते हैं, रिसेप्टर से सेंसेस लेकर ब्रेन तक जो जाएंगी उन्हें सेंसरी नर्व कहा जाएगा, या इनको एफरेंट कह सकते हैं, AFFERENT नर्व। सेंसरी माने सेंस वाली, और एफरेंट भी कह सकते हैं, AFF शुरू होगा, AEEFERENT कहते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारी बॉटम टू टॉप मूवमेंट है। ठीक, क्लियर। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है? उससे जाएंगे। ठीक। जो नर्व ब्रेन से कमांड लेकर, उनको हम लोग मोटर कमांड बोलते हैं ना, पेरिफेरी तक जाएंगी, उनको इफरेंट या मोटर नर्व कहेंगे। इफरेंट या इफेक्ट वाली हो जाएगी। वो एफरेंट है, ए से है, या ई से है। इफरेंट मतलब इफेक्ट वाली या मोटर नर्व बोलते हैं। अब इनके और नाम भी हो सकते हैं। जो नर्व क्रेनियम से निकलती है वो क्रेनियम नर्व, स्थान के हिसाब से। यहां से जो निकलेंगी वो हमारी कौन सी होंगी? क्रेनियम से निकल रही है, इसलिए उनको क्रेनियम नर्व कहेंगे। ये 12 पेयर होंगी। जो नर्व ये कौन से ये कहाँ की होंगी? ये सेंट्रल नर्वस के नहीं होंगी। ये सेंट्रल नर्वस ना होकर बल्कि किसके होंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा ना।
क्योंकि पेरिफेरी में जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लेकर के। जी जी तो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल नर्व कराएंगी। ये 31 पेयर होंगी, पेयर में होती है वो 12 पेयर, किडनी नर्व 12 पेयर और ये 31 पेयर। समझते जाइए, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि समझते जाए। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम है जो सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक ले जाता है। भाई सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाहर गया सेंसरी नर्व से और उसको उसने दे दिया ब्रेन को। सीएनएस माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो वो सीएनएस से और फिर सीएनएस से कमांड को लेकर आएगा। यानी पीएनएस की भूमिका भी उतनी है। आया ऊपर तो यहां तक पहुंच गया, लेकिन जब इससे यहां बाहर निकलना हुआ ना या बाहर से आना हुआ तो वही पीएनएस वाले तो हैं। सेंसरी नर्व बाहर है, हाँ स्किन तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ से आई और ब्रेन तक गई और ब्रेन से आई फिर यूं फैल गई। तो जो शरीर के सीएनएस ये कमांड होता है, तो जो इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक ले जाता है ये वाला, और सीएनएस से कमांड को वापस लेकर आता है। ये जो शरीर के बाहरी भाग यानी पेरिफेरी में है वो पीएनएस के भाग है और ये नर्व के बने हुए हैं। तो पीएनएस के दो भाग लोकेशन के हिसाब से, वही कि जो नर्व ब्रेन से निकलती है वो क्रेनियल है, क्रेनियल नर्व कराती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल कॉर्ड है। फंक्शन के हिसाब से कैसे, कार्य के आधार पर हमने बताया था ना अभी, सेंसरी माने सेंसरी कार्य, सेंस को ले जाना, और या मोटर आदेश को लाना था, मोटर नर्व। तो कार्य के आधार पर हुआ सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व दो प्रकार की हैं। सर एक और भी होती है ना तीसरी, मिक्स्ड नर्व बोलते शायद, उसको मुझे याद आ रहा है। मिक्स नर्व, एक और भी आती है सर, मिक्स नर्व ना। जी सर हाँ। मिक्स नर्व तो वही है, सेंसरी दो है तो दो उसके मिक्स है, तो सेंसरी भी ले जाती है मोटर भी ले जाती है, इसलिए मिक्स हो जाती है। जी तो कोई प्रकार नहीं हुआ ना, बल्कि मिक्स नर्व तो हम लोग कह सकते हैं दोनों चीज मिक्स है, सेंसरी है तो बेसिकली दो ही। सेंसरी नर्व दो प्रकार की हैं, एक जो स्पेशल सेंसेस को इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, और दूसरी जो जनरल सेंसर की इंफॉर्मेशन ले जा रही है। क्लियर? यहां पर कोई प्रॉब्लम? जो लोगों को समझ में रहा है यही पूछते रहिए। देखिए हमारे स्पेशल सेंस में क्या है, हम लोग आयुर्वेद की बात करें अगर, तो हम लोग कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक, अब देखिएगा इसमें हमारे पास स्पेशल सेंस में कौन कौन है। जो स्पेशल सेंस माने जो केवल एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को, वो सेंसेशन जो किसी ऑर्गन विशेष के द्वारा ही संभव हो। सर जैसे आंख, जो इन ऑर्गन्स के लिए सप्लाई दे, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस काम करना है ना सर। जो हमारे इन ऑर्गन होते हैं ना उनको कंटिन्यूअस काम करना रहता है ना। हाँ तो जो वही, जैसे नाक है, जबान है, कान है, आंख, ये केवल एक ही इंफॉर्मेशन दे सकती है ना। जी सर। आंख से देखने का काम, कान से सुनने का काम, ये एक ही तरह का इंफॉर्मेशन देती, तो स्पेशल सेंस कहलाती है। जी सर। ठीक है, केवल एक ऐसी है जो जनरल सेंस है, वो हमारी क्या है, स्किन, स्पर्श वाला जो बोलते नहीं, वायु वाला, आयुर्वेद की भाषा में वायु वाला स्पर्श। तो स्पर्श क्या है, जनरल सेंस। जनरल सेंस क्या है, कुछ सेंसर जो शरीर के किसी भी भाग, त्वचा एकमात्र है, से महसूस किए जा सकते हैं, जैसे दाब, ताप, दर्द, ठंडा, गर्म। ये केवल आप कैसे महसूस कर सकते हैं, स्किन से। स्किन यहाँ टच करेंगे, यहाँ दबाएंगे, यहाँ टेम्परेचर होगा, ये ठीक है। चाहे भी अगर स्किन आंखों में भी है तो वो स्किन ही तय करेगी जनरल सेंस को। अच्छा सर, जैसे हम लोग मेटाफिजिकल मानते हैं, तो मेडिकल साइंस में इसको यहाँ पे किस सेंस से रिसीव करें, मतलब सेंसरी तो होगा। हाँ, मेटाफिजिकल जो हम लोग मानते हैं, तो हम लोग मेटाफिजिकल में यहाँ भी तो एक कोई ना नर्व है, हम वहां नर्व बताते हैं ना, हम लोग मेटाफिजिकल मान रहे हैं, इंद्रियां बोलते हैं, और ये लोग क्या बोल देते हैं उसको, नर्व। याद करिए ना, कहते नहीं कि ऑप्टिक नर्व। हाँ। ऑप्टिक नर्व कहीं ले जाती ना इंफॉर्मेशन, तो है तो कोई ना कोई नर्व, वो फिजिकल उन्होंने कह दिया है, लेकिन हम उसको मानते हैं ज्ञानेंद्रियां।
ठीक है। अच्छा हिंदी सर, जैसे इमोशंस कैसे कैरी होके जाएंगे ब्रेन तक, क्योंकि है? उसमें सेंस, जैसे हमारे इमोशंस हैं जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो माइंड तक कैसे। मन हमारा, चूंकि मन जो है, हमारा मन जो है वो हमारा पाराभौतिक है, इसीलिए तो हाँ हमारे पाराभौतिक अधिक महत्वपूर्ण है। तो मन में जो इमोशन समझ महसूस कर रहे हैं, वो दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, वो तंतुओं के द्वारा माध्यम से मन के माध्यम जाएंगे, ट्रांसफर होंगे वो भी। मतलब वो वो सिस्टम के थ्रू नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, ये तो हम लोग मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं मैडम। मॉडर्न साइंस में बताया ऐसा, मॉडर्न साइंस में कैसे करने बोलता है कि मॉडर्न मॉडर्न साइंस उसको बहुत अधिक वो नहीं, उसको बहुत अधिक वो रियलाइज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उनके पास कंसेप्ट ही नहीं है। हम्म, तो मॉडर्न साइंस इसको बहुत अधिक मानती नहीं है। वो कह देते डिप्रेशन है, ये बीमारी है, ये तमाम कह देते हैं, लेकिन ये क्योंकि जब तक आप पराभौतिक नहीं मानेंगे तब तक इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे ना, कर पाएंगे। जी सर। है ना। आप कुछ भी कहें लेकिन नहीं डिफाइन कर पाएंगे। हम लोग चूंकि उसको मानते हैं कि वो है, तो इमोशंस पर हम लोग इमोशन को इसीलिए हम लोग शरीर को कहते हैं, शरीर और मन दोनों एक सिस्टम के पार्ट है। वो लोग मन को कहाँ अधिक मानते हैं। नहीं मानते सर। हाँ सर, अभी आप पढ़ाते पढ़ाते तो मुझे एकदम से आया कि हम लोग तो पराभौतिक चीजों को मानते हैं, तो वो मन के थ्रू जाता है। लेकिन इसमें मतलब हम अगर इस तरह पढ़े मेडिकल लैंग्वेज में तो कोई इसका ट्रांसमिशन का कोई वही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। वो अधिक बहुत महत्व नहीं देते उसको। वो तो दवा खिला देते हैं, सुला देते हैं आपको, सो हाँ जाइए। ठीक है सर। डिप्रेशन हुआ तो सुला देते हैं, सो जाइए, शांत हो जाएगा, मन शांत रहेगा। मोटर कमांड दो तरह के होंगे। जो मोटर कमांड, जो बाहर वाले कमांड आए, जो ब्रेन से जो आए कमांड, अब दो तरह कैसे होंगे। ये जाएंगे कहाँ? ये मसल सिस्टम में जाएंगे या ऑर्गन में जाएंगे, है ना। कोई एक्शन लेना है तो जो कमांड किसी भी वॉलंटरी मसल के पास भेज जाएगा, इस हमारी वॉलंटरी मसल कौन है? स्केलेटल मसल, हमारी इच्छा से चल सकती है। जो हमारी इस इच्छा चलती है वो स्केलेटल मसल है। हम दौड़ने चाहते हैं तो हम दौड़ते हैं, तो हाथ यूं फैलाते हैं, यूं करते हैं, तो ये हमारी वॉलंटरी मसल है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल और वॉलंटरी मसल हमारी इच्छा से चलती है। तो जो वॉलंटरी कमांड जो कमांड किसी भी वॉलंटरी मसल के पास भेजा जाएगा, जैसे स्केलेटल मसल के पास, उसको हम लोग वॉलंटरी नर्वस कमांड कहते हैं। क्लियर? अब स्केलेटल मसल आपकी इच्छा पर निर्भर है, मूव करती है, ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी, दैहिक, देह से जुड़ा हुआ है, इसलिए दैहिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, बट वी कैन से वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। क्लियर? दूसरा कमांड कहाँ आएगा? ब्रेन से दूसरा कमांड आया और वो स्मूथ मसल्स के पास। स्मूथ मसल्स का अर्थ होता है कि वो मसल्स जो शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन में है और इंटरनल ऑर्गन को चला रही है। जैसे एब्डोमेन में दो तरह की मसल हो सकती हैं। एक आपके वॉलंटरी मसल है, जिनको आप हिलाते हैं, अपने पेट को मूवमेंट कराते हैं, तो एक तो वो मसल हो गई, ये स्केलेटल मसल हो गई। एक दूसरी मसल जो स्टमक को चर्निंग करा रही है, जो स्टमक को चर्निंग, उसको तो आप देख नहीं पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या अपने आप चेंज कर सकते हैं? नो। तो वो जो मसल है, या हार्ट को, जो मसल हार्ट का पंप यूं कर रहा है, उसको बता रहे हैं? नहीं, ये स्मूथ मसल्स कहलाती है। दे आर सेड टू बी स्मूथ। जब भी स्मूथ मसल का नाम हो तो आप ये समझ लीजिए कि वो इनवॉलंटरी कमांड की स्केलेटल मसल है, उसको आप मूवमेंट नहीं करा सकते, उसको स्मूथ मसल कहा जाता है। तो जो भी कमांड स्मूथ मसल के पास भेजे जाएंगे, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी ग्लैंड्स को भेजा जाए, किसी हार्ट को भेजा जाए, तो ये सब इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, ये जो है इस सिस्टम को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। क्लियर? बोलिए आगे आगे बढ़े। हाँ सर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो भाग हैं, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन में दो तरह के, ब्रेन में गई, ब्रेन से गई सूचना और वो हार्ट गई कि हार्ट को पंप करना है। क्लियर? तो ये एक दो
वहां भी दो तरह के सिस्टम के भाग हुए। एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, मान लीजिए अचानक ही कोई आपको या किसी को कोई डांट पड़ने लगी किसी वजह से, तो आपका हार्ट क्या होगा, उस डांट की वजह से हार्ट आपका अधिक पंप करने लगेगा, अधिक पंप करने लगेगा, थोड़ा भय लगेगा ना, हाँ डांट पड़ रही है। तो वो इस समय आपको सिंपैथी की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ सर। इसमें सिंपैथी की आवश्यकता है। तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो वो हार्ट को आपको मूवमेंट तो अधिक कराएगा, लेकिन वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, मतलब आपको अधिक एनर्जी चाहिए तो अधिक एनर्जी देने की कोशिश करेगा। इसलिए वो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है कि वो आपको हार्ट को बढ़िया से मेंटेन रखे। जो असामान्य परिस्थिति में जो कमांड फाइट या फ्लाइट की दिशा में भेज जाते हैं, वे इस सिस्टम के नियंत्रण में आते हैं। मुसीबत के समय, कोई मुसीबत हो, आपको दौड़ना हो तो पैरों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो ब्रेन से कमांड जाएगा हार्ट को, हार्ट और तेजी से फंक्शन करेगा, पैरों की तरफ दे देगा। तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की ओर है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्शन में जब भी होंगे या दिन के समय में ये अधिक फंक्शन काम करेगा। दिन में हम अधिक काम करते हैं तो ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा अधिक। जिस समय हम लोग काम कम करते हैं तो वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। हार्ट या अन्य ऑर्गन सामान्य दिशा में जो कार्य कर रहा है उसे जो कमांड भेजे जाएंगे वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये सामान्य दशा है और किसी आकस्मिकता इमरजेंसी के अभाव में व्यक्ति को सिंपैथी नहीं चाहिए। आप सो रहे हैं, आपको सिंपैथी की आवश्यकता नहीं, अपना आराम से आप सो रहे हैं, तो इसमें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। ठीक है, नॉर्मल दशाओं के लिए ये कहा जाता है। अब ब्रेन का थोड़ा सा कहीं देखिए, ये आपने देखा, ये आपका नर्वस सिस्टम में ब्रेन, ये न्यूरॉन का एक ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम का हम लोगों ने बताया था ना, न्यूरॉन क्या है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की? न्यूरॉन, इकाई न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के 3 भाग हैं। न्यूरॉन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, एक भाग देखिए बाहरी तरफ, देखिए यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन ना, ये एक्सटेंशन दिखाई पड़ रहे हैं आपको, डेंड्राइट। हाँ सर, डेंड्राइट जो है ये जो आपके हैं, ये आपको डेंड्राइट, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो इन्हीं के पास आएगी पहले। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्म है सब, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन कोई भी आएगी इंफॉर्मेशन तो यहीं पर आएगी। ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये सेल, ये बीच वाला जो गोला गोला बना हुआ है, ये आंख जहाँ बनी हुई है ना, आंख, जी सर, न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है आपकी, सेल बॉडी। इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब इसी में है, मेन यहीं पर है। एनालिसिस काम यहाँ होता है, इंफॉर्मेशन आई। हाँ सर, हम इस एग्जांपल में मतलब एग्जांपल ले सकते हैं ना इसमें, जब हम जनरल और स्पेसिफिक की बात करते हैं आयुर्वेद में, कि सब जनरल सेल है लेकिन काम के हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया ना ये। जी 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 जी, बोलिए सर। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कॉमन और स्पेसिफिक की आयुर्वेद में, तो सब सेल है, सब जनरल बात हो गई, सब सेल है, सबके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लेकिन जब वो ऑर्गन टू ऑर्गन, सिस्टम टू सिस्टम सेल मॉडिफाई हो जाते हैं। अंदर का पार्ट हो गया, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, तो अब इसको इस तरह समझिए पहले कि हम लोग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हमने लिया, तो यहाँ पहले मिल गई डेंड्राइट्स को, तो डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन लिया और फिर दे दिया किसको? सेल बॉडी को। सेल बॉडी में न्यूक्लियस वगैरह सब पड़े हैं, न्यूक्लियस में तो काम करता। न्यूक्लियस क्या है हमारे सेल के हिसाब से? न्यूक्लियस जो है मालिक है, स्वामी है,
फादर है, ब्रेन है, सब वही कहलाता है ना। तो वो इस न्यूक्लियस को इन्होंने दे दिया इंफॉर्मेशन। अब इसने एनालिसिस किया और फिर चला गया, ये डेंड्राइट्स के माध्यम से चला गया, वो सॉरी एक्सॉन के माध्यम से चला गया। ये एक्सॉन है, देखिए एक्सॉन, देख स्ट्रक्चर देख लीजिए, डॉक्टर कोमल भी देख लीजिए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। शीतल बासोपिया ज्वाइन कर चुकी है, उनका स्वागत है। शीतल बासोपिया आप भी देख लीजिए। जी सर, जी सर। हाँ, तीनों को आप देखिए। तो यानी ये दो देखिए, अब इसको अब एक्सॉन के बारे में बात करना है। एक्सॉन इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराने के बाद देता है। ये कौन सा है? ये हमको इंफॉर्मेशन जो भी आपको देना होगा कहीं भी, वही लेके जाएगा एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है? मैसेंजर है, देने वाला, लेने वाला नहीं। ये जो सेल ने आदेश दिया है उसको लेकर के ये दूसरे कहां देगा? ये दूसरे डेंड्राइट को जाके देगा। दूसरे किसको देगा? डेंड्राइट को जाके देगा। तो अब ये एक्सॉन हुआ ना, तो ये एक्सॉन लंबा होता है, इसीलिए ये दूर उसको जाना होता है, तो ये लंबा होता है। अब इसमें देखिए इसकी विशेषता कुछ और समझ लीजिए। इन सब में एक आपकी मेम्ब्रेन अटैच होती है। नॉर्मली किसी भी एक्सॉन में एक मेम्ब्रेन अटैच होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है एक्सोलेमा। लेम्मा करके बहुत आपको मिलेगा, वहां जहां जब मसल्स की बात आएगी तो मायोलेम्मा कहला देंगे, मायो हो जाएगा, मायो करके। यहाँ एक्सॉन है तो एक्सोलेम्मा हो गया, ठीक है, तो लेम्मा करके हो गया। तो अब ये हो गई, ये तो नॉर्मल चीज हो गई। लेकिन इसमें भी दो तरह के पाए जाएंगे एक्सॉन। एक में माइलिन शीथ चढ़ी होगी और एक में माइलिन शीथ नहीं चढ़ी होगी। माइलिन शीथ व्हाइट रंग की होगी, माइलिन शीथ व्हाइट रंग की, नोट कर लीजिए, माइलिन शीथ व्हाइट कलर की होगी। तो जिसमें माइलिन शीथ चढ़ी होगी उसका रंग एक्सॉन का सफेद होगा, और जिसमें नहीं चढ़ी होगी उसका रंग सफेद नहीं होगा। क्लियर? तो नॉन माइलेटेड में रंग सफेद नहीं होगा और माइलेटेड में रंग सफेद होगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इससे मूवमेंट में तेजी होती है, जो आपके संवेदना होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, उसके ट्रैवल में बहुत तेजी से आती है। बस वो ट्रैवलिंग कराते हैं बस। तो देखिए इसमें चढ़ी हुई है, देखिए ये जो चढ़ी हुई है ना, देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको जी सर दिख रहा है। इसमें चढ़ी हुई है, दिखाई दे रही है, ये वाली ये चढ़ी हुई है, और जहां नहीं चढ़ी हुई नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना था। और इसमें और क्या देखना चाहते हैं? बीच बीच में दिखाते रहेंगे, ठीक। अब आप जो है आगे हम लोग चलते हैं। सिंपैथेटिक हो गया। अब देखिए, अब ये दिखाना है आपको। ये बाहर देखिएगा जरा, ये बाहर जो है आपको क्या ग्रे 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 दिखाई दे रहा है? ये ब्रेन का पार्ट है। हेलो, देखिए ऊपर 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 जो क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ लिखा है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स लिखा हुआ ना। कॉर्टेक्स, हाँ तो यहाँ पे क्या यहाँ पर कौन सा कलर दिखाई दे रहा है ऊपर वाला? तो हम लोग को तो इधर सर ब्राउन दिख रहा है। दिख ठीक, रहा है। बस यही बताना है। अभी आगे चलिए। तो अब हमने अब क्या बताया था आपको कि देखिए इसी ये आकृति है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना आपका जो हमारा दिखाई दे रहा था एक्सॉन और न्यूरॉन ऐसे दिख रहा है ना? बोलिए। ऊपर ये बीच में आपका क्या है? सेल बॉडी। ये आपका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, डेंड्राइट है, और ये हमारा एक्सॉन है। ऐसे दिख रहा है ना वो? जी सर, जी सर। मतलब कल्पना करिए ऐसे, मतलब है ना? जी सर, जी सर। तो देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे अरेंजमेंट में ऐसे सब लगे हों, और हमारा डेंड्राइट का रंग क्या है?
ब्राउन, ग्रे 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 कलर बता रहे हैं, मतलब ब्राउन है लेकिन ग्रे ग्रे उसका कंसेप्ट है कि ग्रे मैटर। ये कहा जा रहा है कि डेंड्राइट का कलर ग्रे है, न्यूक्लियस बॉडी का कलर ग्रे है, और हम लोगों ने कहा था कि एक्सॉन में माइलिन शीट चढ़ी हुई है, उसका कलर क्या है? वाइट। बताया ना भी? हेलो, हाँ सर, हाँ जी। वाइट। तो 3 कलर हो गए ना, 2 कलर हो गए, एक हो गया ग्रे कलर और एक हो गया व्हाइट कलर। तो अब देखिए, अगर ब्रेन हमारा ऊपर है, अब देखिए ब्रेन का अरेंजमेंट इस तरह रखा जा रहा है कि ब्रेन के ऊपर की साइड में, देखिए ऊपर की साइड में डेंड्राइट हो, और ऊपर की साइड में सेल बॉडी हो, और नीचे की साइड में आपको क्या हो? अंदर की तरफ क्या हो? एक्सॉन हो। तो क्या दिखेगा? ऊपर की तरफ दिखेगा ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स की तरफ। यहां देखिए ये कॉर्टेक्स है, ये चारों तरफ का बाहर का एरिया है, ये दिखाई दे रहा है ना? सेरेब्रल कॉर्टेक्स जहां लिखा हुआ, पढ़ाई समझ में आ रहा है ना? पढ़ने में दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा जहां ये दिखाई दे रहा है वो ग्रे मैटर है, क्योंकि सेल का अरेंजमेंट इस तरह बना हुआ है कि वो सब ऊपर सारी सेल बॉडी ऐसे व्यवस्थित है कि सेल बॉडी और डेंड्राइट दोनों मिलकर के ग्रे मैटर बना रही हैं, और नीचे अंदर की तरफ आपका एक्सॉन है, उसका रंग व्हाइट है, इसलिए वो व्हाइट मैटर। तो ऊपर वाला ग्रे मैटर हो गया, कॉर्टेक्स वाला, और अंदर वाला व्हाइट मैटर हो गया। तो व्हाइट मैटर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्हाइट मैटर, ठीक। तो यही स्थिति, ये देखिए, ये तो आपका क्या है? सेरेब्रम है, और नीचे वाला ये आपका सेरेबेलम है। नीचे वाला देखिए, ये वाला जहां नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, ये सेरेबेलम है। जी सर। तो सेरेबेलम में भी ऐसे बाहर होगा, ये बाहर है और अंदर ये है। तो यहाँ भी जैसे अरेंजमेंट वहां है, ऐसा अरेंजमेंट सेरेबेलम में भी होता है। छोटा ब्रेन कहलाता है ना सेरेबेलम, सेरेबेलम छोटा ब्रेन कहलाता है, और ये बड़ा ब्रेन कहलाता है। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। स्पाइनल कॉर्ड नीचे से देखिए आती है, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पढ़िए, यहाँ नीचे से पहले पढ़िए। स्पाइनल कॉर्ड नीचे से आई, गर्दन से आप कल्पना करिए, उसके बाद आ करके ये सेरेबेलम, देखो नीले वाला दिखाई दे रहा है, सेरेबेलम है। और इसके आगे ये देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा यहाँ पर है। मेडुला बिल्कुल वही स्पाइनल कॉर्ड जहाँ खत्म होती है, नीचे से ऊपर आकर के यहाँ मेडुला शुरू होता है। अब मेडुला के ऊपर देखिए फिर पोन्स लिखा हुआ है। जी सर। और पोन्स के आगे ऊपर लिखा हुआ मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड खत्म जहां हुई, वो मेडुला वहां से शुरुआत हुई, और मेडुला और पोन्स और मिड ब्रेन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि ये एक वृक्ष की तरह होता है, तना ट्रंक टाइप, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टेम लिखा हुआ ना, ब्रेन स्टेम लिखा ना? हाँ सर, स्टीम। तो ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट, सबसे नीचे मेडुला, बीच में पोन्स, और सबसे ऊपर मिड ब्रेन, ठीक है। और इसी पोन्स के धरातल पर देखिए, इसी पोन्स के धरातल पर दोनों तरफ देखिए, ऐसा है ना, यूं रहेगा ऐसे, ये वाला, ये पोन्स के धरातल पर यहाँ पर क्या है? देखिए, ये इसका नाम क्या है? सेरेबेलम, ठीक है, छोटा ब्रेन दोनों तरफ, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया। तो यानी और ये सब अपना पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर का एरिया है। तो वैसे को मेडुला को शायद कहते हैं छोटा ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा को छोटा ब्रेन कहते हैं। नो, मेडुला इस ब्रेन स्टेम का पार्ट है, छोटा ब्रेन यही कहलाता है, ये सेरेबेलम, ठीक है। अब हम लोग आगे चले। अब हमने एक चीज बताई कि ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, याद रखिए इसको। अब एक नया रेफरेंस नोट कर लीजिए, बस थोड़ा सा
अगर मान लीजिए, देखिए ये हमने कहा कि ये अरेंजमेंट दोनों जगह है, सेरेबेलम में भी है और सेरेब्रम में भी है। ये सेरेब्रम है ऊपर वाला ये एरिया, देखिए सेरेब्रम में है। फोर ब्रेन का पार्ट जो है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीन फोर ब्रेन के मेन तीन पार्ट हैं। सेरेब्रम ये बड़ा ब्रेन जिसको कहलाता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और ये छोटा ब्रेन है ये पीच कहलाता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन पार्ट में बांट सकते हैं। और ये तीनों मिलकर के अगर आपको छोटा ब्रेन की अलग से कहे तो सेरेबेलम और सेरेब्रम की बात, छोटा और बड़ा ब्रेन की बात है। अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये हम लोगों ने बताया कि ये इस सेरेबेलम में भी और सेरेब्रम में दोनों में अरेंजमेंट ऐसे हैं कि हमारी डेंड्राइट और सेल बॉडी ऐसे अरेंजमेंट के रूप में है कि वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ हमारा है एक्सॉन। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब कोई सेल, और एक्सॉन माने वो सेल बॉडी, जब हम बात कर रहे हैं कि व्हाइट मैटर माने वो ग्रे मैटर माने, तो हम कह सकते हैं कि सेल बॉडी कह सकते हैं ना, बोलिए। सेल बॉडी भाई डेंड्राइट तो है लेकिन सेल बॉडी मेन ऐसे सेल बॉडी में रूप में है। तो यानी हम सेल बॉडी को, जहां सेल बॉडी को हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, उसमें तो न्यूक्लियस है नहीं, बोलिए भाई सब। हाँ सर, भाई, हाँ सर, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है। अब सेल बॉडी में न्यूक्लियस है तो हम अगर हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां न्यूक्लियस है उसका रंग ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर होगा। तो अगर अरेंजमेंट ऐसा भी कहीं पाया जाए ब्रेन में कि हमारी सेल बॉडी अंदर पड़ी हो, हाँ, न्यूक्लियस अंदर पड़े हों, तो वहां का रंग क्या होगा? बाहर का वाइट होगा, अंदर का ग्रे होगा। नहीं, वहां का, वहां बता दीजिए, वहीं का केवल वहां का तो ग्रे होगा। जी सर। तो ऐसे अरेंजमेंट जहां पाए जाएंगे तो उनको हम लोग बोल देंगे कि न्यूक्लियस है वहां। क्या अच्छा बोल सर, देंगे कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो जब कभी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियस की बात कही हो तो समझ जाइए कि वो कहीं अंदर है, अंदर सेल बॉडी पड़ी हुई है। ये ब्रेन का ऊपर है, बीच में कहीं अंदर, वहां पर सेल बॉडी पड़ी हुई है। ये मान सकते हैं सेल बॉडी पड़ी है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ, उसको न्यूक्लियस बोलेंगे ना। तो न्यूक्लियस, तो उसका व्हाइट, उसका रंग होगा ग्रे मैटर, और वो ग्रे मैटर होगा वहां। और तो हम कहते हैं ग्रे मैटर अंदर पड़ा हुआ, तो यानी हम मान जाएंगे कि वहां पर कोई न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। सर मतलब उसी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं जो हम लेफ्ट थंब पे प्लॉट करते हैं, है? जो लेफ्ट थंब पे प्लॉट करते हैं, लेफ्ट वाले थंब पर हाथ में। हाँ हाँ वही हाँ वही हाँ, वही न्यूक्लियस हम कहते हैं। जहां भी जा ये बहुत न्यूक्लियस मिलेगा आपको। ठीक है सर। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, कई स्ट्रक्चर ऐसे पड़े हुए हैं अंदर बीच में जो न्यूक्लियस का काम करते हैं, जो जहां पर मेन एनालिसिस की पावर होती है, इसलिए उसको कहा जा रहा है। क्लियर? ये बहुत आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे ब्रेन में, ऐसा अरेंजमेंट पाया जाएगा तो उसको न्यूक्लियस कह देंगे। ठीक, अच्छा, अब व्हाइट मैटर क्या होगा? व्हाइट मैटर ऊपर से, व्हाइट मैटर यहाँ कहाँ ब्रेन में, कहाँ है? ब्रेन में अंदर है, याद करिए, ये अंदर है ना। ऊपर तो हमारा सेल बॉडी मैटर है, अंदर हमारा है। अब यहीं से हमारे एक्सॉन नीचे उतरेंगे, ठीक है। तो यानी एक्सॉन हमारे किससे बने हुए हैं, बोलिए? व्हाइट मैटर से। ठीक, तो ये व्हाइट मैटर से नीचे उतरेंगे। तो जब ये, अच्छा, एक दो तो उतरेगा नहीं, हजारों की संख्या में उतरेंगे ना एक साथ। नर्व तो बहुत पतला है ना, फाइबर है ना, फाइबर बहुत पतले, तो कुल मिलाकर कई मिलेंगे। तो यानी बंडल के रूप में उतरेंगे ना। जी सर। तो ये बंडल के रूप में हम, ये नीचे हमारे पास बंडल के रूप में उतरेंगे। तो ये तो एक दो याद रखिएगा कि बंडल्स के रूप में इनका भी नाम है, इन बंडल्स का भी नाम है। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि पीएनएस और सीएनएस में, अब जहां
हमने कहा था सेल बॉडी यहाँ है, लेकिन मान लीजिए यही सेल बॉडी जिसको हम बोल रहे थे कि सेल बॉडी पड़ी मिलेगी या न्यूक्लियस मिलेगा, अगर बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट, तो उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कह देंगे गैंग्लियन। ये पहले अरेंजमेंट वाला पढ़ लीजिए जो भी व्हाइट बटर वाला आया था ना, कि अगर हम सीएनएस में कोई चीज पाते हैं जो न्यूक्लियस बीच में है तो वहां पर हम न्यूक्लियस कहेंगे, कई न्यूक्लियस होंगे तो न्यूक्लियाई कह देंगे। लेकिन बाहर अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यही अरेंजमेंट कहीं पाते हैं बीच में पड़ा हुआ, तो हम लोग उसको कहेंगे कि गैंग्लियन या गैंग्लिया। तो गैंग्लिया यहां से डिफरेंशिएट करिए। मतलब गैंग्लिया में सेल बॉडी बाहर की तरफ होते हैं, पेरिफेरी की तरफ होते हैं? नहीं, अंदर कहीं पड़ा होगा जिसमें जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हाथ में कहीं है, यहाँ पर कहीं होगा, तो वो गैंग्लिया, वो जहां पे न्यूक्लियस पड़ा होगा वहां वो गैंग्लिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियस, तो यहाँ न्यूक्लियस कह दिया, यहाँ पीएनएस में अगर बात होगी तो उसको हम गैंग्लिया बोल देंगे। ठीक है, लेकिन वो होगा अंदर की तरफ ही। हाँ, ओके, वो बीच में होगा, कहीं बीच में होगा। अब वो कहाँ पर होगा ये भी बताएंगे आप। ठीक है। जो अब व्हाइट मैटर की बात समझ लीजिए। व्हाइट मैटर जब नीचे उतरेगा तो कई बंडल के रूप में उतरेगा, यूं यूं करके उतरेगा, ठीक। बंडल माने ए नंबर ऑफ एक्सॉन्स, यही तो कह सकते हैं, ए नंबर ऑफ एक्सॉन्स। दिस विल बी इन सीएनएस, दिस विल बी सेड टू बी ट्रैक्ट। तो आप लोग कभी ट्रैक्ट कोई शब्द का उल्लेख करें कि भाई ट्रैक्ट उतरता है, तो आप समझ जाओ कि ये एक्सॉन उतर रहे हैं। क्लियर? और यही ट्रैक्ट बंडल ऑफ नर्व्स यानी एक्सॉन नर्व, यही तो हुआ। बंडल ऑफ एक्सॉन कहीं पाया जाएगा पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो कहा जाएगा कि दिस इज सेड टू बी नर्व। चार चीजें आपको समझ में आ गई। पहला तो व्हाइट मैटर, दूसरा ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर आपका नीचे होगा, ग्रे मैटर बाहर में होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर अंदर सेल बॉडी कहीं पड़ी होगी जहां यहाँ न्यूक्लियस होगा, ग्रे मैटर होगा, तो उस ग्रे मैटर में हम लोग वहां कह देंगे कि ये हमारा न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर ये पाया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे गैंग्लियन है। गैंग्लियन। और फिर उसी तरह जब ट्रैक्ट उतरेंगे नीचे तो हम लोग व्हाइट मैटर जिसको बोल रहे थे, तो जब व्हाइट मैटर नीचे उतरेगा तो हम लोग उसको बोल देंगे ये ट्रैक्ट उतर रहा है। और जब ट्रैक्ट उतर रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही ट्रैक्ट कहीं पाया जाएगा, वहां पर ही मतलब बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, वो एक्सॉन्स पाए जाएंगे, तो हम लोग कह देंगे नर्व है। जो अरेंजमेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाएगा, बाहर व्हाइट मैटर हो जाएगा, अंदर ग्रे मैटर हो जाएगा, क्योंकि बाहर इंफॉर्मेशन भेजनी है उसको, इसमें बाहर हो जाएगा। क्लियर? वो बाहर हो जाएगा। ये वाले जो है, जो आपका ट्रैक्ट आ रहा है, यही हमको बाहर चला जाएगा और अंदर ग्रे मैटर आ जाएगा। क्लियर? तो चार चीजें समझ में आ गई, इतना मतलब इतना जानना जरूरी है कि ट्रैक्ट क्या है, गैंग्लियन क्या है, नर्व क्या है। यही नर्व जो है, मतलब नर्व जब भी आप बात करेंगे पीएनएस में, यहाँ हाथों में क्या नर्व बात करते हैं ना, तो नर्व माने हमेशा बोलते हैं क्या, नर्व माने क्या बोलते हैं हम लोग, तो नर्व माने यही वाला नर्व हमारी है, ये वाली क्या है, एक्सॉन है ये। अब ये भी आप समझ लीजिएगा,
इसे आगे बताएंगे उसको, ताकि बहुत अधिक कंफ्यूजन न रहे, थोड़ा सा इतना, क्योंकि थोड़ा ब्रेन वाला ये इसलिए सिखाना जरूरी है कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो हम लोग चरक 3 पढ़ेंगे उसमें ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे ही होगा, तो वो हम लोग फिर देखेंगे। ये हम लोग इन्होंने नर्वस सिस्टम को कोर्स में नहीं रखा है इस बार, और चरक 3 में से वो नर्वस सिस्टम ही पूरा रखा है। चरक 3 में नहीं, पेज नंबर है कुछ उसमें अलॉटमेंट। हाँ सर, 51 कुछ था सर, मैं देख रही थी अभी। कहाँ 71 से है? कहाँ से है? 71 से है क्या? ठीक है, बोलिए मैडम, 71 पेज से है क्या ये? एक मिनट में मैं देख के बताई, पन्ना पलट गया ना, मैं सुन रही थी क्लास का। हाँ वो 71 से है। नहीं सर, 71 से इसमें नहीं आएगा शायद, चरक 3 में नहीं आएगा। चैप्टर 52, हाँ समझ में कह रही, 52 पे है सर नर्वस सिस्टम। नहीं, नर्वस सिस्टम थोड़ा है मैडम, नर्वस सिस्टम है उसमें नहीं। सर चरक 3 में जो इंग्लिश वाली है वो चैप्टर 2 नर्वस सिस्टम 52 पे से स्टार्ट है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है बताइए, बोलिए, पहला हेडिंग क्या लिखी है? हमें तो लग रहा है कि ह्यूमन स्पाइन से शुरू है 71 पेज नंबर से। सर मैं देखती हूँ 71 पे क्या है। नहीं हिंदी में नहीं, आप ह्यूमन स्पाइन देखिए, मुझे तो ह्यूमन स्पाइन से शुरुआत है। सर इसमें तो 70, जहाँ भाग 3 लिखा हुआ है ना, भाग 3 आपके पास होगा। हाँ चरक 3 ना सर। हाँ भाग 3। हाँ हाँ तो भाग 3 देखिए, भाग 3 के 2 पेज पहले ही है, वहां से शुरू है भाग 3 लिखा। चरक 3 में भाग 3 पेज नंबर 77 के आसपास कहीं लिखा हो। सर वो पेज दिखाएंगे आप अपनी स्क्रीन पे जिसकी बात कर रहे हैं? भाग 3 सर, ऐसा तो नहीं लिखा इसमें कुछ। अरे कोई पार्ट आपके नहीं लिखा होगा, पार्ट 3, ऐसा हो नहीं सकता कि न लिखा हो। अच्छा, जहाँ लिखा हो, जहाँ ट्रीटमेंट लिखा हो। हाँ नर्वस सिस्टम ट्रीटमेंट अलग चैप्टर ही है इसमें, 92 पेज पर है। हाँ तो जो भी जिस भाग 3, हाँ तो कोई पार्ट नहीं लिखा। सर देखती हूँ 92 पे देखती हूँ। नहीं, आप शुरू वहां उसमें देख लीजिए मैडम, इंडेक्सिंग में। आप लोग तो इंडेक्स वाले देखना पहले शुरू करिए, इंडेक्स में देखिए ना, इंडेक्स में लिखा होगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, इंडेक्स तो बना होगा किसी में भी, किताब तो लेकिन वर्टिब्रल नर्व्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इन वर्टिब्रल, सर इस तरह से तो नहीं। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। आप पहले भाग 1 पढ़िए, विषय सूची इंडेक्स में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये भाग 1 है। फिर भाग 2 है तंत्रिका तंदर्भ सिस्टम, फिर भाग 3 उपचार। किताब आप देखिए ना, लिखा हुआ है ये, ऐसे 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 इंडेक्सिंग हर जगह होगी, बिना इंडेक्सिंग बनेगी। देख रही हूँ सर। भाग 2 देखिए, इंडेक्सिंग मैंने शुरुआत के पेजेस में ही है, मुझे लगता है भाग 3 से शुरू है ये। सर भाग 3 मतलब चैप्टर का नाम बता रहे हैं? हाँ भाग 3 माने चैप्टर। अच्छा तो भाग नहीं है, 2 से है। चैप्टर 2 नर्वस सिस्टम है, चैप्टर 3 ट्रीटमेंट पैटर्न। चैप्टर बोल दिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से शुरू है ना होगा। सर चैप्टर 2 से ही शुरू है। क्या चीज पेज आपका कोर्स? सर कोर्स में तो आई थिंक 51 पेज नंबर से 100 ऐसे कुछ दिया था। मैंने अभी चरक 3 का देखा नहीं है, बस BHP का देखा है, और ये चाइनीज का, और ये चरक 1 का देखा था सिलेबस। सर कोई नहीं, सब मिल जाएगा, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोबारा देखूंगी ना, अब ये वीडियो दोबारा मैं बार बार देखती हूँ ना सर। दोबारा देखिए, ऐसा ना, जो किताब जो आपके पास इस तरह, ये किताब मिली होगी कभी ना आपको, ये किताब मिली है?
सर इस कलर की तो नहीं है मेरे पास, ग्रीन कलर है सर। और कोई कलर हो, लिखा होगा ना स्पेस कॉलेज असाइनमेंट बुक CHS DHS। असाइनमेंट बुकलेट तो मिली है सर। हाँ तो उसी में तो वही तो कोर्स, उसी में तो कोर्स लिखा हुआ है। हाँ वो भी, और इन लोगों ने अभी इस पे शेयर किया था ना, तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया था कोर्स का, जो कोर्स मतलब सेकेंड टर्म में। मैं बता रहा हूँ आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो कोर्स है सर कोर्स का तो मैंने रखा हुआ है, और मैंने बस चरक ये 3 का। DHS लिखा हुआ है। ये आयुर्वेदिक में चरक तो 1 पेज 1 to 100, सर देखिए जो चरक इन्होंने चरक 3 चरक पेज नंबर 71 to 109 109। and पेज नंबर 125 to 155। हाँ सर यही पेजेस दिए इन्होंने, तो उसमें सर section है नहीं 71 देखिए। हैं? वही 77 तो हमेशा ध्यान रखिए, मतलब ऐसा ना ये उसके लिए पहले तो वही नोट कर लीजिए आप जो किताब में लिखा हुआ है, फिर वहां जो बताते हैं मान लीजिए कोई करेक्शन करते हैं तो उसको समझ लीजिए। लेकिन जो मेरे हिसाब से है वो नर्वस सिस्टम नहीं है बल्कि ह्यूमन स्पाइन से शुरू है बस। सर मिल गया जो आप बता रहे थे। ह्यूमन स्पाइन, क्योंकि स्पाइन पर ट्रीटमेंट कर रहे थे वो, तो ह्यूमन स्पाइन को उन्होंने दिया हुआ है, वहीं से शुरुआत है। हाँ तो हम सर लोग ह्यूमन स्पाइन को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा ब्रेन जानना जरूरी था, फिर हम लोग इसको पहले पढ़ाएंगे और दोनों सेमेस्टर 3 को भी एक काम करेंगे, और उसके बाद सेमेस्टर 3 के बाद जो है इसी में हम लोग तो हम लोग मैडम सर। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और वो उनके हिसाब से ही जो ज्ञान किसी के पास भी हो उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको बांटना चाहिए, और बांटेंगे तभी ज्ञान बढ़ेगा। केवल आपका ही नहीं, दूसरे का भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा, और तभी आप मुख्य धारा में जो है जो भी सहायता करना चाहते हैं पीड़ित मानवता की, उस मार्ग में आप आगे से बढ़िया से तेजी से बढ़ सकेंगे। और हम लोग पुनः याद कर रहे हैं उनके सपने को। सॉरी सर, मैं बुक में देख रही थी, आप जो पूछ रहे थे ना वो ढूंढ रही थी मैं। सॉरी सर। each one teach one, each one treat one, each one teach one। तो पहुंचे, उनको बताएं, अवगत कराएं, उनको सिखाएं, उपचार करें उनका। इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग चाइनीज। नमस्ते सर, थैंक यू सर।